यस सर, बिल्कुल आइडियली आपका एक बार में हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा है तो उसमें कोई एबनॉर्मल सी बात है नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। क्योंकि इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सबकी पढ़ाई का लेवल अलग अलग, सबके माइंड का लेवल अलग अलग। कॉलेज के साथ और कॉलेज के बाद वाली तैयारी में क्या डिफरेंस है? सर, मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है मेरी प्रिपरेशन को। मेरे मदर और फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मेरे मन में भी ये था कि मैं भी गवर्नमेंट के लिए ही कुछ करूं। पहले बताइए टेक्निकल वाला पार्ट कैसे डील करें, उसके बाद फिर आप बताइएगा नॉन टेक वाला पोर्शन कैसे डील करना होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसे एसएससी जेई की रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ें, और नॉन टेक्निकल में भी आपके पास काफ़ी एक वैरायटी वाला सिलेबस होता है यहाँ पे। जैसे हिस्ट्री हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई। हेलो इंजीनियर्स, मैं दीपनी भारद्वाज, आपकी साइंस फैकल्टी। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही औसम कैंडिडेट से जिन्होंने अभी अभी एसएससीजे को क्रैक किया है और साथ में सिक्योर की है 55th रैंक। सो यस, लेट्स वेलकम अपूर्व भाटिया। सो अपूर्व भाटिया जी, वेलकम हियर। कैसे थैंक हैं यू आप? सर। आई एम गुड सर। सो अपूर्व भाटिया जी, सीरियसली आई कंग्रेचुलेट फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड द पॉइंट इज कि आपका ना ये इंटरव्यू स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, बिकॉज स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है। आप कई बार ना, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, सो दे उनको सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, क्या ये मेरे बस की बात है। एंड आई गेस यू वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन जो कि बच्चों के डाउट्स रहते हैं। तो मैं यहाँ पर जब शुरुआत करूंगा तो आपकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। सो कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड प्लीज। सर, मेरा नाम अपूर्व भाटिया है। मैंने अपनी बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णिमा कॉलेज ऑफ जयपुर से 2018 में। तो मेरी स्कूलिंग भी यहीं से जयपुर राजस्थान से हुई है। उसके स्कूलिंग के बाद, कॉलेज के बाद मेरा एम्बिशन था कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद बीटेक के बाद मैंने अपना प्लान किया और मैं बिल्कुल इस प्रिपरेशन के अंदर एंटर हो गया। प्रिपरेशन करते करते 2 साल मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी, पर उस टाइम मेरे को कोई सक्सेस नहीं मिल पाई, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पा रही थी। उसके बाद जैसा आपको पता है 2020 में कोविड आ गया था। तो 2020 और 21 तो बिल्कुल वैसे ईयर्स थे मेरे लाइफ के 2 साल के, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। ना कोई उसमें वैकेंसी आ रही थी, ना कुछ उसमें रिजल्ट्स आ रहे थे, ना कुछ उसमें एग्जाम्स हो रहे थे। तो वो 2 साल तो बिल्कुल स्टैंड बाय पे चले गए। फिर जैसे सब लोग हो जाते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं मेहनत से, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मोस्टली स्टूडेंट क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, जो मैं भी बिल्कुल हो चुका था। पर मैंने इसको अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। मैंने और फिर वीकनेस नहीं बनते हुए मैंने इसको फिर से एक बार सोचा कि एक बार मुझे और फिर अच्छे से ट्राई करना चाहिए। मैंने फिर एक बार अच्छे से ट्राई किया, और 2022 तक आते आते मैंने और कुछ एग्जाम दिए। जैसे अब मैंने एग्जाम्स की बात करना चाहूंगा। मैंने टेक्निकल में आईईएस गेट, मेनली मैंने फोकस रखा एसएससी जेई पे। तो मैंने एसएससी जेई के उस टाइम तक, कोरोना तक मैं 2 अटेम्प्ट्स दे चुका था, जो कि मेरे दोनों अनसक्सेसफुल थे। दैट उसके मीन्स बाद कि आपका पहला अटेम्प्ट नहीं रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो एक ही बार में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, या फिर अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। सो दैट मीन्स इट वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, राइट? यस सर, बिल्कुल आइडियली आपका एक बार में हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा है तो उसमें कोई एबनॉर्मल सी बात है नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। क्योंकि इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सबकी पढ़ाई का लेवल अलग अलग, सबके माइंड का लेवल अलग अलग है। बस आप उस एग्जाम के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को कैसे तैयार कर रहे हो, वो बात इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो चीज आप टाइम के साथ ही सीखते हो, धीरे धीरे। पहला साल आपने अटेम्प्ट दिया, आपसे नहीं हो पाया, आप और अपने आप को इम्प्रूव करो, उस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करो। तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से दो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक साल नहीं हो पाया तो क्या हुआ, उसमें कोई वो बात नहीं है। फेलियर फेलियर तो बोलेंगे नहीं है ना इसको। इसमें तो कोई राइट। बात ही नहीं है। आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझो और अगले साल इंप्रूव करके दोबारा आओ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे एग्री। करते हुए मैंने 2022 में एक और अटेम्प्ट दिया, जिसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर थोड़ा, जैसे सबको लगता है डिमोटेड, मैं भी थोड़ा हुआ। उसके बाद मेरे को जैसे था कि करना है, तो मेरे को ऐसा भी हो गया था कि जैसे फाइनेंशियली भी सोचा था कि अभी मेरी इनकम भी नहीं हो रही है। मेरे सब जो फ्रेंड्स हैं कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हैं, सब कुछ ना कहीं जॉब कर रहे हैं, खुद को सेटल कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरे मन में भी था कि मैं भी करूँ कुछ। तो उसके बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी में। तो ओके। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि ये जो आपने स्टोरी बताई ये बहुत सारे लोगों के साथ है।
और मैक्सिमम केस में होता है क्या कि बच्चा ना यहीं पर थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं भाई अब देखो मुझे प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी ना किसी फॉर्म में जॉब तो करनी ही है, और एग्जामिनेशन अगर मेरा 2 बार क्रैक नहीं गया तो तीसरी बार क्या ही क्रैक हो जाएगा। लेकिन यू आर दी वन जो यहाँ पर आप एक क्लैरिटी दे सकते हैं कि भाई अगर 2 बार भी अगर वहां पर नहीं हुआ सिलेक्शन तो इट्स टोटली ओके। सो वो जो बिल्कुल। फेलियर है ये ऐसा नहीं दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ, नहीं। तो आप यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अपूर मैं ना यहीं पर एक क्वेश्चन और पुटअप करूंगा, क्योंकि आई कैन लिंक नाउ ये अपनी लाइफ से बाकी स्टूडेंट्स की लाइफ से, जो कि बहुत कॉमन है, और मुझे लगता है 95% केसेस में यही सिनेरियो आया होता है। तो आपने जैसे बताया कि ना आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं। अब जब आपने कॉलेज के टाइम पर जैसा आपने बोला कि आपने पहले से ही एम कर लिया था कि मुझे तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। सो जब कॉलेज का फाइनल ईयर वाला पार्ट रहा होगा तो उसमें ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स हुए होंगे। तो उस टाइम पे आप जो तैयारी कर रहे थे कॉलेज के साथ और कॉलेज खत्म होने के बाद, तो उस तैयारी वाले पार्ट में प्लीज अपनी जर्नी बताएंगे, और मुझे साथ में ना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड वाला पार्ट भी बताना, जिससे एक आइडिया लग जाए कि आपका वो स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, या फिर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो एग्जैक्टली वो क्या था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फैमिली बैकग्राउंड वाले पार्ट से। उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कॉलेज के साथ और कॉलेज के बाद वाली तैयारी में क्या डिफरेंस है। सर मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है मेरी प्रिपरेशन को। मेरे मदर और फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो मेरे मन में भी ये था कि मैं भी गवर्नमेंट के लिए ही कुछ करूं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करती थी, और मेरे मन में था कि मैं गवर्नमेंट के लिए मुझे कुछ करना है। तो मेरी प्रिपरेशन को भी उसने उसी तरह इफेक्ट किया। तो जैसे कॉलेज में फोर्थ ईयर में हमारी प्लेसमेंट ड्राइव्स होती थी। तो मैंने वहाँ मोस्टली कभी उनमें इंटरेस्ट लिया नहीं, और वहाँ कभी मैंने अप्लाई किया नहीं। मेरी मेन उस टाइम से प्रिपरेशन शुरू हो गई थी कि गवर्नमेंट के लिए कुछ करना है। तो मैं साइड बाय साइड मेरे कॉलेज का जो एग्जाम्स होते थे, मैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स और इंटरनल एग्जाम, उसके अलावा साइड बाय साइड मेरी जैसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं प्रिपरेशन के लिए, एसएससी जेई वगैरह के लिए, तो मैं उनको करता रहता था फॉलो, कुछ ना कुछ मतलब खुद को इम्प्रूव करने की करता रहता था। जैसे रीजनिंग वगैरह हो गई, या जीके का कुछ हो गया, मतलब एक्स्ट्रा मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता था मेरा उस टाइम पे भी। तो मेरा शुरू से यही था कि एम मेरे इंजीनियरिंग सेक्टर में कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है। तो उसके लिए बेस्ट मैंने सारे एग्जाम्स को एनालाइज किया, तो मुझे मेरे हिसाब से एसएससी जेई मेरे को सबसे मेरे हिसाब से, मेरी कंडीशन के हिसाब से मेरे को परफेक्ट एग्जाम लगा कि ये डिपार्टमेंट्स मेरे को सूट करते हैं, और इसमें मेरे को अच्छा लगता है। ओके, तो इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को ये बहुत डाउट होता है और पूछना भी चाहते हैं कि हमारा जो स्टडी टाइम का जो आर है ना एग्जैक्टली वो कितने आवर्स रहने चाहिए कॉलेज के साथ या कॉलेज के बाद, जिससे मैं अपने तैयारी में ना ये कह सकूं कि हाँ मैं जो तैयारी कर रहा हूँ या टाइम दे रहा हूँ बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में टाइम दे रहा हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अपूर प्लीज। सर मैं देखता हूँ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अपनी पढ़ाई के आवर्स को बिल्कुल क्वांटिटी में मेजर करते हैं। पर वो चीज़ तो सर बिल्कुल गलत है। क्वांटिटी में तो हम नहीं कर सकते इस चीज़ को, हमें क्वालिटी में देखना होगा इस चीज़ को हमेशा से ही। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप हम कॉलेज में हैं या जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अच्छे से अगर 2 या 3 घंटे निकाल के भी डेली पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं बिना गैप दिए डेली, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटे पढ़ा, तो इनकंसिस्टेंसी वाले ज्यादा घंटों से कंसिस्टेंसी वाले कम घंटे आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको बिल्कुल डेली एक सेम स्केड्यूल पे वही आवर्स पे हमेशा अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि हाँ मेरे को ये 3 घंटे मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है उस टाइम पे, और कुछ नहीं करना मेरे को। अब वो चाहे आप सुबह निकाल सकते हैं चाहे शाम को निकाल सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, तो सुबह तो मुश्किल होता है निकालना, आप शाम को निकाल सकते हैं, लेट इवनिंग में निकाल सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप सुबह भी निकाल सकते हैं। तो ये आप कंसिस्टेंटली आपको टाइम देना पड़ेगा, भले ज्यादा नहीं पर थोड़ा देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट देना पड़ेगा जितना भी दे रहे हैं आप। डेट मीन्स यहाँ पे ना दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एक तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी कि भाई अगर अगर मैं आज 4 घंटे तैयारी कर रहा हूँ मुझे कल भी 4 घंटे चाहिए, मुझे बिल्कुल। परसों भी 4 घंटे चाहिए। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कंसिस्टेंसी जब मैंने मेंटेन करके रखी हुई है डेट्स टोटली ओके। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि मैंने 4 घंटे की कंसिस्टेंसी के चक्कर में मैं बैठा हुआ हूँ और मैं बुक तो सामने लेके बैठा हूँ बट दिमाग कहीं और जा रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब पढ़ रहा हूँ तो डेट मीन्स मैं उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। दुनिया में क्या चल रहा है उस टाइम पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 4 घंटे जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे आई जस्ट चेक इट आउट कि ये पढ़ ले इशूज़ हैं, देख लेंगे जो हमसे इशू रिजॉल्व हो पाएंगे वो ठीक है। और दुनिया में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, मेरा जो अभी मेन एम है वो है सिलेक्शन लेना। सो बिल्कुल। ऑफकोर्स आई गेस ये वाला पार्ट रहा हमारा जब स्टूडेंट लाइफ में थे। बिल्कुल सर। आपका एक पॉइंट और था जब आप अपने लाइफ जर्नी बता रहे थे, तो यू आर लाइक कि ना मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो प्लेस हो चुके थे एंड आफ्टर बीइंग प्लेस सम ऑफ देम आई गेस दे वुड हैव बीन मैरिंग आल्सो, कि किसी यस सर। किसी किसी की शादी भी होने लगी है एंड वी आर लाइक कि अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने ज्वाइन किया प्राइवेट सेक्टर, राइट? यस तो सर। अब आपका डिफरेंस क्या रहा कि आपने जब लॉकडाउन के टाइम पे आपने बताया तब तैयारी के लिए ऑब्वियसली काफी टाइम रहा होगा, आप बिल्कुल। एफर्ट्स भी अच्छे खासे लगा रहे थे, लेकिन जब जॉब आ जाती है तो जॉब के साथ फिर तैयारी करना क्या ये पॉसिबल हो पाता है?
सर जब जॉब आ जाती है तो उसके साथ में आपके ऊपर दो प्रेशर बढ़ जाते हैं, एक तो फिजिकल प्रेशर और एक मेंटल प्रेशर। क्योंकि जॉब जो होती है वो आपसे कम 9 आवर्स का एक डेडिकेटेड टाइम मांगती है आपसे, 9 to 10 आवर्स का। उसके बाद वर्किंग आवर्स के अलावा आपका ट्रैवलिंग टाइम भी होता है, तो वहां से भी हमको खूब टायर्डनेस मिलती है। उसके अलावा एक मेंटल प्रेशर भी होता है कि दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है, ऑफिस में आज क्या था, कल का क्या काम बचा हुआ है, क्या काम हमको सबमिट करने हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हमारे बच रहे हैं। तो वो एक अलग अलग से चीज एक हमारे अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा हमारे स्केड्यूल को। तो उसके उसको ध्यान में रखते हुए अगर उसको आप कंपनसेट कर रहे हैं अच्छे आपके कंसिस्टेंट आवर्स के साथ, तो वो भी बिल्कुल किया जा सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना अच्छे से ऑफिस टाइम पूरा कीजिए, शाम को उसके बाद लेट इवनिंग में या फिर डिनर के बाद भी आप अगर टाइम निकाल पा रहे, चाहे जितना ही निकले, 2 घंटे निकले आपसे, तो वो जरूरी निकालना पड़ेगा हमको। तो बिल्कुल। टायर्ड होने के बाद भी अगर आप 2 घंटे निकाल रहे हैं पर कंसिस्टेंटली निकाल रहे हैं, तो वो आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आपके माइंड का एक, आप कुछ दिन तक कर लेते हैं तो आपका माइंड की एक हैबिट बन जाती है, तो वो जैसे अपने आप ही उसको फॉलो करने के लिए मन करता है उस चीज को। चाहे आप राइट। कितने भी टायर्ड हो, आप 2 घंटे अगर डेली पढ़ रहे हैं तो आप कितने कितने भी थके होने के बाद 2 घंटे पढ़ने का मन करेगा ही करेगा। एग्रीड। तो यहाँ पर भी पॉइंट वही आ गया कि कंसिस्टेंसी वाली बात है। अब हाँ, ऑब्वियसली वहां पर मैं 4 से 5 घंटे दे पा रहा था, यहाँ हो सकता है मैं 2 से 3 घंटे दे रहा हूँ। बिल्कुल लेकिन सर। उन 2 से 3 घंटे में मुझे तैयारी जो करनी है वो मेरे पास वही नोट्स हो या फिर वही कंटेंट हो जो मुझे सिलेक्शन दिलाएगा। तो अब यहाँ पर ना, जैसे हर्डल्स वाले पार्ट पर आपने सब कुछ बता ही दिया कि कहाँ कहाँ वो इश्यूज आ रहे थे, कैसे वो प्रेशर हमने डील किया। लेकिन अब यहाँ पे जब तैयारी की बात आ रही है तो हम ना सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। अगर मैं एसएससी जेई की तैयारी करता हूँ तो यहाँ पर दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल वाला पोर्शन तो ऑब्वियसली हमने 4 साल बीटेक में देखा, या फिर कुछ कैंडिडेट्स जो अभी ये इंटरव्यू जब आपके पास पहुंचेगा तो आप में से डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 3 साल अपना टेक्निकल वाला पोर्शन देखा होगा। बिल्कुल सर। लेकिन नॉन टेक वाला पोर्शन तो हम लोगों ने ट्वेल्थ के बाद ही छोड़ दिया, तो मैं ट्वेल्थ भी गलत ही कहूंगा, 10th कहना ज्यादा बेटर होगा, 10th के क्योंकि बाद। बायोलॉजी है वो तो हमने 10th के बाद ही छोड़ दी थी। बिल्कुल हिस्ट्री, सर, बायोलॉजी। तो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने 10th के बाद ही छोड़ दिया था, बायो वाला पार्ट 10th के बाद ही छोड़ दिया था। तो ये सारी चीजें 10वीं में छोड़ रखी थी। अब इसको कैसे यहाँ पर हमें टैकल करना है, तो यहाँ पर आप प्लीज मुझे पहले बताइए टेक्निकल वाला पार्ट कैसे डील करें, उसके बाद फिर आप बताइएगा नॉन टेक वाला पोर्शन कैसे डील करना होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसे एसएससी जेई की रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें। और नॉन टेक्निकल में भी आपके पास काफी एक वैरायटी वाला सिलेबस होता है यहाँ पे, जैसे हिस्ट्री हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, एंड आपके रीजनिंग हो गई। मेन तो सबसे ज्यादा अच्छे वेटेज की तरह रीजनिंग भी आती है। तो उसको टैकल करने के लिए पहले मैं नॉन टेक का बताऊंगा। जैसे आप यूट्यूब से रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले सकते हैं। यूट्यूब की क्लासेस देखने का आपको ये फायदा होता है कि आप एक डेली टच में आ जाते हैं उस चीज से। तो जैसे क्लासेस चलती रहती है, तो अगर आप अच्छे से उसको सुन भी रहे हैं, केवल अगर आप ऑफिस जाते हैं ट्रैवलिंग के टाइम भी आपने एटलीस्ट 1 घंटा या आधा घंटा अगर वो टाइम भी यूटिलाइज करके क्लासेस सुन भी ली एटलीस्ट, उसका भी बहुत बेनिफिट होता है हमारी प्रिपरेशन में। तो जैसे बाकी रिटर्न वर्क आपको कोई प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, वो आप घर पे जाके आराम से वैसे बाद में कर सकते हैं। बट जो जीके का होता है मोस्टली आप वैसे ट्रैवलिंग के टाइम यूट्यूब वीडियो से इजीली वो चीज अपना टाइम कंपनसेट कर सकते हैं। राइट। सो दैट मीन्स कि अगर आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगे, बाकी सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट भी रहता है कि अब जब मैं तैयारी करता हूँ तो क्या मैं सिर्फ यूट्यूब से सिलेक्शन ले सकता हूँ। क्योंकि गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपूर्व ने जो मेन तैयारी की है वो अपने केवल और केवल यूट्यूब वाले पार्ट से की है। तो अपूर्व ही आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पर अगर डेडिकेटेड तैयारी कर रहा हूँ लेकिन प्रॉपर वे में अगर कर रहा हूँ तो क्या ये मुझे सिलेक्शन दिला सकता है। तो अपूर्व प्लीज़ यहाँ पर बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि तैयारी जब आपने की तो ऑब्वियसली आपके पास पूरा सिलेबस वाला पार्ट पहले आपने क्लैरिटी ली होगी कि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, क्या लेवल आ रहा है एग्जाम का, तो मैं उसी तरीके से तैयारी भी करूंगा। अब जब तैयारी कर रहा हूँ तो यूट्यूब वाले पार्ट से, सिर्फ यूट्यूब वाले पार्ट से अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी और आपने कैसे सिलेक्शन लिया। सर जैसा आपने बताया कि पढ़ाई के सिलेक्शन के लिए सिर्फ यूट्यूब, तो मैं इस पर बोलूंगा कि सर सिर्फ यूट्यूब से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। यूट्यूब आपको हेल्प करता है आपको इम्प्रूव करने में, आपके मार्क्स इम्प्रूव करने में, आपकी रैंक इम्प्रूव करने पर। सिर्फ यूट्यूब से सिलेक्शन लेना, अगर कोई अगर इसके लिए एम कर रहा है तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि पढ़ना आपको खुद को ही है, इसमें आपको खुद से समझना पड़ेगा, एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, हर पॉइंट आपको पॉइंट्स नोट डाउन करके उन हर पॉइंट्स पे आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यूट्यूब केवल उन पॉइंट्स पे आपकी हेल्प करता है कि आपकी क्या वीकनेस है और क्या आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरी इन 15 पॉइंट्स पे वीकनेस है, आप उन 15 पॉइंट्स पे अलग से सेपरेट लेक्चर्स देखिए, सेपरेट उनके क्वेश्चंस देखिए, यूट्यूब पे सेपरेट सेपरेट उनके वीडियोस देखिए, तब जाके आपके वो 15 पॉइंट बेसिकली मतलब उससे रूट से इम्प्रूव होंगे, बिल्कुल डीप रूट से। राइट।
तो दैट मीन्स कि यूट्यूब इज जस्ट अ पार्ट इन दी सिलेक्शन। लेकिन यस अगर सर। आप चाहते हैं प्रॉपर सिलेक्शन, तो आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ही है और सही तरीके से तैयारी करनी है, जैसे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और आप जो डेडिकेटेड 4 to 5 आवर्स दे रहे हैं, सो दे मस्ट बी लाइक कि भाई अब हर हाल में कैसे भी करके एसएससी जेई या फिर अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं, मे बी आरआरबी जेई एज वेल, वो मेरा क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर अपूर्व से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड स्टूडेंट्स के जितने डाउट्स थे वो भी क्लियर किए। अपूर्व, एक साइंस वाले पार्ट पे भी क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, क्योंकि साइंस वाले पार्ट आई वाज डीलिंग एंड यू वर देयर ऑन द यूट्यूब आल्सो। तो साइंस वाली जो यूट्यूब की क्लासेस थी, हाउ दे वर बेनिफिशियल, और आपको वहाँ पे क्या खास लगा कि दिस पार्ट वाज एक्चुअली हेल्पफुल इन द सिलेक्शन पार्ट? सो प्लीज। सर बेसिकली साइंस वाले क्लासेस की मेरे को एक चीज सबसे जो बेनिफिशियल लगी कि उसमें आप करवाते थे, या जो भी फैकल्टी जब भी साइंस की क्लासेस लेती थी, तो उसमें एक चीज बेनिफिशियल लगी कि क्वेश्चन उसमें दिखने में कम होते थे, पर हर क्वेश्चन का एनालिसिस डिटेल में इतना ज्यादा होता था। उस एक क्वेश्चन से 5-10 नए क्वेश्चन निकल के आ जाते थे। तो मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम के 100 क्वेश्चन उससे एक ही लेक्चर में तैयार हो जा रहे हैं। तो उसकी मेरे को वो बहुत अच्छी क्वालिटी लगती थी उन क्लासेस की, साइंस वाली क्लासेस की। इसी तरह डिजाइन होती थी कि आप दिखने में वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, पर उससे उसके इंटरनल 10 और पार्ट सॉल्व हो रहे हैं, उसके अंदर की 10 और चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो एक लेक्चर से आप कम से कम 80 to 100 क्वेश्चन एक लेक्चर से तैयार कर पा रहे हैं। तो उसकी बहुत वो अच्छी एफिशिएंट वे में अच्छे से उसको तैयार कर पाए, तो वो बहुत अच्छी चीज लगती थी मेरे को साइंस क्लासेस की। और स्पेशली जो इस हिसाब से ट्रिक्स बना के उनको याद करवाया जाता है क्लासेस में, साइंस की क्लास में ट्रिक्स बना बना के याद करवाया जाता है कि वो चाह के भी नहीं भूल सकते। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, पर आप मेरे को अगर आप नींद में पूछोगे तो मैं अभी भी वो चीज एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में बता सकता हूँ। तो अगर टीचर्स के एक्सपीरियंस से ट्रिक्स बनाकर टीचर जो सिखाते हैं, अगर आप वो अच्छे से सुन भी लेते हैं ना, ट्रैवल करते सुन लीजिए, चाहे घर पे आके सुन लीजिए, चाहे सुबह सुन लीजिए, शाम को सुन लीजिए, बहुत इफेक्टिव रहता है वो। तो वो मेरे को काफी बेनिफिशियल लगी वो चीज, और एग्जाम में बिल्कुल हेल्पफुल भी हुई। और एग्जाम में वो चीज मैं भूल नहीं पा रहा था, मतलब आई और मैंने तुरंत अटेम्प्ट कर दिया, वो चीज मैं नहीं भूल पा रहा था। अच्छे से याद रही मेरे को वो चीज। राइट, डेट मीन्स कि ना देखो, तैयारी तो प्रॉपर होनी ही चाहिए। तैयारी करने का ना एक तरीका भी होता है। अब जैसे एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आते हैं, तो वी आर नॉट लाइक कि भाई क्वेश्चन देखा सीधे आंसर, वो जरूरी नहीं कि हमेशा टिक हो जाए। वहाँ पे आपके निमोनिक्स हो गए, ऑप्शन का एलिमिनेशन वाला पार्ट हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कौन से ऑप्शन से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है एक ही ऑप्शन बचा। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे दीज आर एक्चुअली द पार्ट्स। अब मैं फिर से बोल दूं केवल मैं ट्रिक्स के साथ चला जाऊंगा या फिर केवल वो मेरा कोई शॉर्टकट हो जाएगा, तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, और वो कभी हो भी नहीं सकता। मतलब समवन इज सेइंग कि ये पेपर है इसको रट लो या फिर केवल ये ट्रिक से काम कर लो, कभी नहीं होगा। तो जैसे अपूर्व जी ने बोला कि ना, जब तैयारी कर रहे हो एक डेडिकेटेड वे में करो, कंसिस्टेंसी बना के करो, और एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कैसे करना है उस वाले पार्ट को जरूर देखो कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ट्रिक्स का इस्तेमाल करो, जहाँ पे जरूरत है वहाँ निमोनिक्स का इस्तेमाल कर लो, जहाँ पे जरूरत है वहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जाओ। और अपूर्व, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैं क्लासेस में ही बताता हूँ, और ये आरआरबी जी एसएससी जी दोनों में ही है। जैसे कोई क्वेश्चन आया, तो उसमें ऊपर मेंशन कर रखा है इसमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है, या फिर इंग्लिश में बोलूंगा विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट। और बच्चा क्या करता है, वो नॉट वाले पार्ट को मिस करता है और पहली ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाता है। और जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम पर लगता है कि अरे शिट, ये क्या हुआ। तो अपूर्वी जी ने ना यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको बताया। और आई गेस जितने भी बच्चों के जो डाउट्स होते हैं, वो सभी डाउट्स मैंने अपने माध्यम से अपूर्व जी से पूछे, और इन्होंने सारे के सारे डाउट्स बड़े अच्छे से बताए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक लाइन हम लोगों ने बचपन से सुन रखी थी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और अगर आप सही वे में तैयारी कर रहे हैं, राइट, वो इंग्लिश में एक लाइन भी है कि गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अब यहाँ पर themselves। देखिए, अपूर्व जी ने जब अपनी तैयारी करी तो उन्होंने बताया कि पहली बार में सिक्योर नहीं हो पाया वो स्कोर, दूसरी बार में नहीं हो पाया, लेकिन तीसरी बार में जब सिक्योर हुआ तो ऐसा हुआ कि इस बार 55th रैंक आई। सो डेट मीन्स के हार कभी नहीं माननी है। और अपूर्व जी, यू आर दी पर्सन जो यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल, कि 2 बार अगर मुझे लग रहा है कि अरे शिट नहीं हो पाया, और हो सकता है कि अगली बार वो 55वीं रैंक हो, या फिर हो सकता है वो फिफ्थ, या फिर इवन हो सकता है वो फर्स्ट रैंक ही हो। सो अपूर्व जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, आपने सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर करे। एंड यस, I'm always privileged to have such a talented candidates like you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So thank you for this वीडियो। और सभी कैंडिडेट्स, आप लोग जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपको अपूर्व जी से और भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं या फिर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है। तो गाइस, मिलते हैं फिर आपसे अब अगले पॉडकास्ट में। सो थैंक यू अपूर्व, थैंक यू, थैंक्स थैंक यू अलॉट। सर। थैंक यू।